जब हम क्रियात्मक विकास की बात करते हैं तो उसकी विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्रियात्मक विकास जो है वह गर्भकालीन अवस्थाओं से ही चालू हो जाता है। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तभी से इसकी क्रियात्मक विकास चालू हो जाता है। ये देखा गया है कि गर्भ में बच्चे का माता को जो बोला जाता है वो पाँव लात मारना बोला जाता है उसमें, परंतु होता है कि बच्चा अपने पाँव का मूवमेंट करता है, बच्चे फैलना चाहता है तो उस पाँव का मूवमेंट होता है या वो सर का मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट, क्योंकि वो क्रियात्मक विकास होता है तो उसे बोला जाता है कि बच्चे ने लात मारी। ठीक है, तो यह गर्भकालीन अवस्था से ही बच्चे का क्रियात्मक विकास चालू हो जाता है, जिसमें बच्चे का पाँव मोड़ना, घुटना मोड़ना, बच्चे का पाँव फैलाना, ये सब क्रियाएं होती हैं। इसमें एक बात और देखी गई है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है ये। अगर माँ जितनी एक्टिव होती है, जब माँ एक्टिव होती है, जब माँ काम कर रही होती है, तब बच्चा उतना एक्टिव नहीं होता है। बच्चा जब माँ सो रही होती है तब बच्चा एक्टिव होता है, जब उसका मूवमेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वह रेस्ट में होता है, बच्चा बहुत रिलैक्स होता है। उस टाइम पे जब मदर गर्भकालीन अवस्था में रेस्ट में होती है तब बच्चा भी रिलैक्स होता है। जब बच्चा रिलैक्स होता है तब उसको क्रियात्मक गतिविधि उस समय वह करता है। तो बच्चे का पाँव मोड़ना या बच्चे का पाँव फैलाना या सर का थोड़ा बहुत मूवमेंट करना या गर्भावस्था में पेट में यूट्रस में उसका बच्चे का मूवमेंट करना, यह सब क्रियात्मक गतिविधियां गर्भकालीन अवस्था की होती हैं। फिर आता है नवजात शिशु में। नवजात शिशु में दो तरह की गतिविधियां होती हैं, एक होती है सामान्य गतिविधि और एक होती है विशिष्ट गतिविधि। सामान्य गतिविधि होती है बच्चे को पूरा का पूरा शरीर जो होता है वह हिल जाता है। जैसे अगर बच्चा बहुत लंबे समय तक सो रहा होता है तो माँ जो होती है वो तलवे पे दूध पिलाने के लिए तलवे पे थोड़ा सा मूवमेंट करती है और उसके बाद में बच्चा उठ जाता है। तो बच्चे का नवजात जो शिशु होता है उसका पूरा शरीर जो होता है, सर से लेके तलवों तक का पूरा शरीर मूवमेंट करता है। तो ये होता है उसका सामान्य। उस पे अभी तक सूक्ष्म मसल तो कह ही नहीं सकते हम, जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उसका भी मूवमेंट अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाता तो उसका पूरा शरीर जो है वो पूरी तरीके से मूवमेंट कर लेता है। तो वो होती है उसका नवजात शिशु का सामान्य मूवमेंट। जैसे आपने देखा होगा जब नवजात शिशु होता है, अगर आप उसको उठाएंगे तो वो एक तरफ से नहीं उठता है, ठीक है, क्योंकि उसकी मसल्स डेवलप नहीं होती है, वो एक तरफ से नहीं उठ पाता है। उसका पूरा का पूरा जो बॉडी पार्ट्स हैं सारे, सर से लेके तलवों तक, वो सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। इसीलिए बच्चा पूरी मसल्स बॉडी की वर्कआउट करती है, बॉडी की पूरी मसल्स वर्कआउट करने के कारण से वह जल्दी ही थक जाता है। नेक्स्ट है सामान्य विशिष्ट नवजात शिशु की क्रियात्मक विकास होता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम है सहज और दूसरा है सामान्यकृत। सहज में होता है बच्चे की जो आंखों की जो पुतलियां हैं उसका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक होना। हमें लगता है कि जो पुतलियां हैं वह मूव कर रही हैं, बच्चा इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में देख रहा है, बच्चा इस डायरेक्शन से उतनी डायरेक्शन में नहीं देख पाता। उसकी जो पुतलियां होती हैं वह खुलती हैं और उसकी पुतलियां जो होती हैं वह बंद होती हैं। ये ध्यान रखिए, हमने पढ़ा था पिछली बार थोड़ी देर पहले, मस्तिष्कोन्मुख विकास होता है। आप वीडियो को रिकॉर्ड प्रीवियस करके देख ले सकते हैं। तो बच्चे का जो मस्तिष्क से जो सबसे पहले किसका विकास हो रहा है? आंखों का विकास हो रहा है। आंखों खुलना और आंखों का बंद होना वह सीख रहा है, उसकी मसल्स का विकास हो रहा है। उसके बाद आता है चूसने की क्रिया। बट ऑब्वियस फीडिंग के लिए वह चूसता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप बच्चे के पास में उसको यह मालूम रहता है कि उसके फिंगर को अगर उसके मुंह के पास में लेके जाएंगे तो वह फिंगर को भी चूसने लगता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों की क्रियाएं। उसके बाद में धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों की क्रियाएं बढ़ती हैं। और लास्ट में है तलवे की सहज क्रिया। तलवे की सहज क्रिया जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तलवे की सहज क्रिया में तलवे के अगर उसको कुछ मूवमेंट तलवे पे दिया जाता है तो उस मूवमेंट के कारण से उसके पूरे शरीर में मूवमेंट होता है और उसकी पूरे शरीर की क्रियाएं होती हैं। इसीलिए बच्चा तलवे की मूवमेंट से पूरी मांसपेशियां शरीर की खिंचती हैं। पूरी मांसपेशियां शरीर की खींचने के कारण से बच्चा जल्दी
पूरा पूरे बच्चे की बॉडी का जो होता है वह मूवमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि किन किन अवस्थाओं में किस तरीके से क्रियात्मक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट किस अवस्था में किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है गर्भकालीन अवस्था में, फिर नवजात शिशु में, फिर बचपन में। ठीक है, इन तीन कैटेगरी में मुख्यतः जो मोटर डेवलपमेंट होता है वह होता है। किस प्रकार होता है ये अब हम देखते हैं। हम ये मानते हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो क्रियात्मक डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, वह गर्भकालीन अवस्था में से ही स्टार्ट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि ये कहा जाता है कि बच्चे ने माँ को गर्भ में लात मारी, पैर मारा, या उसका सर का दिखाई दे रहा है, या इसका मूवमेंट हो रहा है कि उन्होंने, डॉक्टर्स भी देखते हैं कि बच्चे का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है वो मोटर डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाता है? वह मोटर डेवलपमेंट गर्भकालीन अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का पैर पसारना, बच्चे का घुटना मोड़ना, या बच्चे का सर्कुलेटरी मूवमेंट होना, इस तरह का जो मूवमेंट होता है वह गर्भकालीन अवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फिर नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है। ये देखेंगे दो तरह के हैं, एक है सामान्य और एक है विशिष्ट। विशिष्ट जो क्रियात्मक विकास है उसको भी दो तरीके में बांटा गया है, एक है सहज और एक है सामान्यकृत। जब हम नवजात शिशु की बात करते हैं तो नवजात शिशु होता है शिशु के जन्म से कुछ समय तक, क्योंकि वो शिशु के जन्म से कुछ समय तक ही होता है तो उसकी जो क्रियाकलाप होते हैं वह सीमित होते हैं, क्योंकि जन्म से कुछ समय तक ही होते हैं। तो उसमें मसल्स जो होती हैं, उसकी जो नर्व्स होती हैं वो इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, वह इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होती, तो उसका जो मूवमेंट होता है वह लिमिटेड होता है, वह कम होता है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे जब हम विशिष्ट की बात, सामान्य की बात करते हैं। तो सामान्य क्रियात्मक विकास में जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर मसल ना होके पूरी की पूरी बॉडी का ही मूवमेंट होता है ना। आप देखेंगे बच्चे को किसी भी तरीके का मसल पे कंट्रोल नहीं होता है। हम चाहते हैं हमारा हाथ मूव करे, हम चाहते हैं हमारी पलकें मूव करें, हम चाहते हैं हमारे शोल्डर्स मूव करें, आगे पीछे मूव, ये हमारे पर डिपेंड कर सकता है। पर नवजात शिशु के ऊपर किसी भी तरह का क्रियात्मक विकास या क्रियात्मक मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। नवजात शिशुओं में एक विशिष्टता ये भी पाई जाती है कि नवजात शिशु में पूरी की पूरी जो बॉडी होती है उसका मूवमेंट देखा गया है, इसीलिए उसको सामान्य क्रियात्मकता कहते हैं। पूरा का पूरा बॉडी, बच्चे की अगर बॉडी मूव करेंगे तो बच्चे की बॉडी पूरी तरीके से मूव हो जाती है। विशिष्ट में हम देखते हैं इसको दो तरीके से बांटा गया है, एक है सहज और एक है सामान्यकृत। सहज में आंखों की पुतली जो होती है वह आंखों की पुतली जन्म के 12 घंटे पश्चात रिएक्ट करना चालू करती है। रिएक्ट कैसे करेगी? अगर आप उस बच्चे को रोशनी में लेके जाएंगे तो उसकी पुतलियां बंद हो जाएगी, आंखें अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि वह अपने आंखों का प्रोटेक्शन करना चाहती है। तो वह क्या होता है, इसका मूवमेंट होना चालू कर देता है। फिर है जन्म के कुछ समय के पश्चात में बच्चे के अंदर चूसने का क्रियात्मक विकास हो जाता है, इसीलिए वह बच्चा माँ से फीड कर पाता है, माँ का दूध पी पाता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा नवजात शिशु में होता है कि अगर आप अपना कोई फिंगर उसके पास में लेके जाएंगे, मुख के पास में लेके जाएंगे, तो वह उसको चूसना चालू कर देता है। यानी कि जन्म के कुछ समय पश्चात में यह क्रियात्मक विकास हो जाता है और बच्चा उस क्रिया को करने लग जाता है। मांसपेशियों की क्रियाएं, बिल्कुल मांसपेशियों की क्रियाएं चालू हो जाती है। मांसपेशियों की क्रियाएं अभी इस समय पूरी बॉडी की जो होती है मांसपेशियों की क्रियाएं वो हो जाती हैं। अगर बच्चे को करवट दिलानी होती है तो बच्चा का केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्ट ही मुड़ पाता है, बच्चे का पूरी की पूरी बॉडी का मूवमेंट हो जाता है। इसमें आप देखिए तलवे की सहज क्रियाएं होती हैं। तलवे की सहज क्रियाओं में होता है कि अगर बच्चे के तलवे को मसला जाएगा या बच्चे के तलवे को मूवमेंट करा जाएगा तो वो अपनी पैर की जो उंगलियां होती हैं वो पंखों के पूरी की तरह पंख के आकार में खोल लेता है। अगर उसके तलवे को अंगूठी के, ये आपके हथेली के तलवे को या पाँव के तलवे को अगर रगड़ा जाएगा तो वह अपनी उंगलियों को पूरी तरह खोल लेता है। इस तरीके से खोल लेगा, एक पाँव की नहीं, दोनों पाँव की एक साथ हो जाती है वो, है ना। तो
ये क्रियाएं इस समय बच्चे की 6 माह तक ये क्रियाएं रहती हैं और ये क्रियाएं सहज रूप से स्वाभाविक रूप से कार्य करती रहती हैं। फिर बचपन में सबसे ज़्यादा जो क्रियात्मक विकास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। 2 साल तक 3 साल तक इस तरह का क्रियात्मक विकास सबसे ज़्यादा गति जो पकड़ता है, जो पीक पे जो बच्चा सीखता है वह इस समस्त अवस्था में सीखता है। इसको हमने 2 भागों में बांटा गया है, पहला है सर के क्षेत्र में और धड़ के क्षेत्र में। हमने ये देखा था, पहले भी हमने आपको ये बताया था कि जब क्रियात्मक विकास होता है ये तो 2 तरीके से होता है। एक होता है सर से लेके पाँव की तरफ होता है और एक सेंटर से लेके दोनों की साइड्स की तरफ से होता है ना। तो जब हम सिर के क्षेत्र की बात करते हैं सबसे पहला आंखों का होगा, नेत्र गति होगी। नेत्र गति में हमने अभी आपको बताया कि शिशु में नेत्र गति आंख का खुलना और बंद होना होती है। आंख का खुलना और बंद होना होती है, आंख का ठहरना नहीं होती है, आंख एक जगह आके स्टेबलाइज नहीं हो पाती है। इसमें नेत्र गति में ये होता है कि जब बच्चा होता है तो उसकी नेत्र सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना सीखते हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसका, सबसे पहले वह करते हैं। फिर बच्चे का वर्टिकली, बच्चा इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड इस तरीके से देखना सीखता है। सबसे पहले कैसे देखेगा, ऊपर नीचे देखना चालू करेगा, फिर लेफ्ट साइड या राइट साइड देखना चालू करेगा। लास्ट में बच्चा सर्कुलेटरी मूवमेंट देख कर सकेगा, इस तरफ भी देखेगा, इस तरफ भी देखेगा, ऊपर भी देखेगा, नीचे भी देखेगा, हर तरीके से का मूवमेंट देखेगा। तो ये होता है नेत्र गति का क्रियात्मकता किस तरीके से होती है। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट को। सबसे पहले बच्चा किस तरह देखेगा, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट सीखेगा, उसके बाद वो वर्टिकल मूवमेंट सीखेगा, उसके बाद में सर्कुलेटरी मूवमेंट सीखेगा। आप ये देखिए, मूवमेंट जो होता है वह कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। हॉरिजॉन्टली में थोड़ी सी कम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वर्टिकल में थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और जो सर्कुलेटरी मूवमेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मूवमेंट बढ़ता जाएगा। फिर है मुस्कुराना। बिल्कुल, बच्चा दूसरे तीसरे दिन मुस्कुरा देता है। ये एक मस्कुलर मूवमेंट है, ये सोशल मूवमेंट नहीं है। सोशली बच्चा आप पे नजर ठहरेगी, आपको बच्चा पहचानने लगेगा, माँ को एक व्यक्ति है को या समाज के किसी व्यक्ति को पहचानने लगेगा, तब वो उसका सोशल स्माइलिंग होगी। अभी बच्चे की केवल मस्कुलर स्माइलिंग होती है। बच्चा दिन में या 2 दिन में मुस्कुराना अपने आप सीख जाता है, वो उसका मूवमेंट होता है। गर्दन घुमाना, गर्दन घुमाना भी बच्चा सबसे पहले, जैसे हमने नेत्र में देखा था, सबसे पहले गर्दन कब घुमाता है, हॉरिजॉन्टली गर्दन का मूवमेंट करना चालू करता है, उसके बाद हाँ करना बच्चा बाद में करता है। समझ रहे हैं बात को। हाँ करने का तात्पर्य है कि बच्चा पहले हॉरिजॉन्टली सीखेगा, उसके बाद में वो वर्टिकली सीखेगा। तो बच्चा सबसे पहले हाँ करना सीखता है, उसके बाद में गर्दन वो करना सीखता है, टेढ़ा करना सीखता है। गर्दन घुमाने का तात्पर्य होता है कि बच्चा सबसे पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड, क्योंकि उसका बॉडी पूरी तरीके से लेफ्ट साइड या राइट साइड मूवमेंट कर जाती है। हमने मांसपेशियों की क्रियाओं में देखा, चूंकि बच्चे की बॉडी पूरी तरह मूवमेंट करने लग जाती है, तो वह उसके बॉडी गर्दन का मूवमेंट लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है। उसके बाद उसका अपना गर्दन ऊपर उठाना चालू करता है। बच्चा जब 6 महीने का होता है तब वो करवट लेता है, करवट लेने के पश्चात फिर बाद में वो अपना गर्दन ऊपर उठाना चालू करता है। तो बच्चे की सबसे पहले गर्दन का मूवमेंट लेफ्ट साइड या राइट साइड हो जाता है। धड़ के आप ये देखें कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये मूवमेंट भी किस तरीके से हो रहा है, हेड से लेके तलवे तक का हो रहा है। ये बॉडी का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है ना। बच्चा इसी तरीके से इस तरह का मूवमेंट सीखता है। अब हम धड़ के क्षेत्र की बात करते हैं, तो धड़ के क्षेत्र में सबसे पहले बच्चे को पलटना आता है। बच्चा अपने पूरे शरीर के साथ में 2 या 3 माह के पश्चात बच्चा पूरा पलटना चालू कर देता है। उसके पश्चात जब वो पलटना चालू कर देता है तो वो पीठ के बल बैठना चालू करता है और उसके बाद में वह चलना आरंभ करता है। तो ये 3 क्रियाएं हैं, पहला है पलटना, फिर बैठना और फिर लास्ट में चलना। तो ये एक एक करके एक क्रिया कंप्लीट सीख लेता है, उसके बाद दूसरी क्रिया के बाद में तीसरी क्रिया। हमें अगर आपको समझ में आया, आपको ध्यान रखा दिया हो आपने, तो पलटने में भी बच्चा पहले एक ही करवट लेता है, दोनों करवट एक साथ में सीखता नहीं है। बच्चे को अपने आप एक करवट लेना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। उसके बाद वो जब करवट लेने लग जाता है तो वो अपने सर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है।
है ना, पेट के बल लेट जाता है। पेट के बल लेटने के पश्चात में वो अपने गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, गर्दन को ऊपर उठा के हर तरफ से देखने की कोशिश करता है। उसका लेफ्ट एंड राइट साइड का जो मूवमेंट होता है आई का, वह स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट में जो होता है वो बच्चा चलना सीखता है। वो चलने में भी एकदम से चलना नहीं आता बच्चे को, या बैठने में भी बच्चा एक साथ नहीं बैठ पाता है। जब बच्चे को सहारे के साथ में 6 महीने से तक बैठाना चालू करते हैं, 6 महीने के बच्चे को फिर सहारा धीरे धीरे, चूंकि बच्चा कंफर्टेबली बैठने लग जाता है, उसका सहारा धीरे धीरे हटा दिया जाता है। फिर बच्चा बिना सहारे के बैठ जाता है। उसके बाद में बच्चा घुटनों के बल चलता है, सहारा लेके सॉरी पहले तो खड़ा होगा, खड़ा होने में भी वो सहारा लेके खड़ा होगा। उसके पश्चात वह बिना सहारा लिए खड़ा होना चालू करेगा, कदम 2 कदम बढ़ाएगा। कदम 2 कदम बढ़ाने के पश्चात हो सकता है बच्चा घुटनों के बल चले, हो सकता है बच्चा सहारे के साथ बिना घुटनों के बल भी चलता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये इन सब प्रोसेस में क्रियात्मक विकास होता है। बच्चों का क्रियात्मक विकास हमने देखा सबसे पहले गर्भकालीन अवस्था से, जब बच्चा हाथ पांव चलाने लगता है, उसके बाद में बच्चा जब स्वयं अपने आप चलने लग जाता है। ये पूरी क्रियाएं को हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास। अब हम देखते हैं कि मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे प्रथम है शारीरिक विकास। यदि बच्चे का शारीरिक विकास सही ढंग से हो रहा है तो नो डाउट उसका जो मोटर डेवलपमेंट है वह भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। अगर उसका शारीरिक विकास किसी तरीके से, किसी कारण से रुक जा रहा है या धीमी गति से हो रहा है, तो उसका मोटर डेवलपमेंट भी धीमी गति से होगा या फिर रुक जाएगा। शारीरिक विकास में हो सकता है कि यदि कोई विकलांग है तो उसका विकास, उस एरिया का, बॉडी के उस पार्ट का विकास वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं, यदि कोई बच्चा है जो पाँव से अपंग है, तो अब उसकी अपंगता के कारण वह चलना या दौड़ना उतना निपुणता से नहीं कर पाएगा, या उसका क्रियात्मक विकास उस लेवल तक आके, जिस लेवल पे तक उसकी अपंगता है उस लेवल तक आके रुक जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शारीरिक विकास होता है वह शारीरिक विकास क्रियात्मक मोटर डेवलपमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बुद्धि, जिन बच्चों में बुद्धि ज़्यादा सही होती है या सामान्य होती है, आईक्यू लेवल जिन बच्चों का सामान्य होता है, उनका मोटर डेवलपमेंट अपनी स्पीड पे चलता है, उसके मोटर डेवलपमेंट में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती है। वहीं यदि बच्चे की बुद्धि कम होती है, उसका आईक्यू लेवल कम होता है, यानी कि वह मंद बुद्धि का बच्चा होता है, तब उसका मोटर डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना एक सामान्य आईक्यू लेवल वाले बच्चे का होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो सामान्य आईक्यू लेवल वाले बच्चे होते हैं उन्हें यह पता होता है कि हमें इसके बाद यह करना है, जबकि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है, जो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता है इसके बाद हम ऐसा करेंगे तो हमें को ये हानि हो पाएगी। वह अपनी इच्छा शक्ति से या उनका शरीर उस तरीके से कार्य नहीं कर पाता है जितना एक सामान्य व्यक्ति का या सामान्य बच्चे का करता है। तो जिसकी बुद्धि थोड़ी सी कम होती है, जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है, वो उसका मोटर डेवलपमेंट भी कम होता है। नेक्स्ट है आहार। बट ऑब्वियस आहार, क्योंकि जो शिशु होता है उसको आहार की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। वो उसको आहार की आवश्यकता क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि अगर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तब ही उसका विकास होगा, तभी उसकी कोशिकाओं में डिवीज़न होगा, कोशिकाओं का डिवीज़न होगा तो फिर ग्रोथ होगी। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि हमारी लंबाई और चौड़ाई का बढ़ना किस पे डिपेंड करता है? टोटली कोशिकाओं के डिवीजन पे। कोशिकाओं का डिवीजन तब जाके नॉर्मल होगा यदि शिशु जो है, यदि बचपन में उचित अमाउंट में न्यूट्रिशन दिया जाएगा। अगर उचित अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा तो बच्चा बार बार बीमार होगा और उसका मोटर डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं होगा। इसीलिए यह कहा जाता है, इसीलिए बार बार बच्चों के न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कसे वस्त्र। यदि बच्चों के, यदि अगर आप सोचें कि आपके हाथ पाँव को बांध दिया जाए तो क्या आपको हाथ बॉडी का मूवमेंट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसी तरह यदि कसे हुए वस्त्र, जितने टाइट वस्त्र शिशु को पहनाए जाएंगे, उन टाइट वस्त्र के कारण बच्चे को जो इजीली फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से जो मसल्स का जो मूवमेंट होता है, उन मसल्स का मूवमेंट नहीं हो पाता है और वह मोटर डेवलपमेंट में एक तरीके से रुकावट करते हैं। बच्चे को हमेशा ढील
ढीले वस्त्र, ऐसा ढीला भी नहीं कि बच्चे के वस्त्र कहीं जा रहे हैं, बच्चा कहीं जा रहा है, बच्चे के शरीर के अनुपात के अनुसार कसे हुए वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। वस्त्र हमेशा थोड़े से ढीले पहनाने चाहिए ताकि उसके बॉडी का मूवमेंट हो सके, उसकी मसल्स का मूवमेंट हो सके, बॉडी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल बन सके। जितने बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी उतना मोटर डेवलपमेंट अच्छा होता है। भय, यदि बच्चे के मन में किसी भी तरह का भय, डर बैठा हुआ है कि मुझे इससे, हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़े बड़े बच्चों को डर हो जाता है या बड़े व्यक्तियों को डर होता है, शिशुओं को भी डर होता है। अगर शिशु को किसी भी तरह का या उसको भय बैठा दिया जाता है, अंधेरे से डर बैठा दिया जाता है, तो बच्चा कभी भी अंधेरे में जाना पसंद नहीं करता। या आपने देखा होगा कि अंधेरे में कई तरह की कहानियाँ बताई जाती है कि अंधेरे में इस तरह से होता है, अंधेरे में उस तरीके से होता है। तो शिशुओं में क्या होता है, वो डर बैठ जाता है और उस जितना ज़्यादा डर बैठा हुआ होता है उतना ज़्यादा मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हम एक एग्जांपल लेंगे, मोटर डेवलपमेंट का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? शारीरिक डेवलपमेंट से होता है। अगर बच्चे के मन में डर बैठेगा कि अगर आप खेलने जाओगे, अगर आप फुटबॉल खेलोगे तो आपको गिर जाओगे, आपको लग जाएगी, आपका पाँव फ्रैक्चर हो जाएगा, तो पाँव फ्रैक्चर होगा या नहीं होगा, बॉल लगेगी या नहीं लगेगी, ये एक डिफरेंट मैटर है। परंतु उसके मन में इस बात का डर है कि वह अगर खेलने बाहर जाएगा तो वह उसके कुछ अनहोनी उसके साथ में घट जाएगी। क्योंकि उसके मन में डर है तो उसके जो गेम्स में जो हाथ पांव चलाते हैं, जो फिजिकल मूवमेंट होता है, उतना फिजिकल मूवमेंट कभी भी जिंदगी में नहीं आ सकता है। तो एक भय एक ऐसा पॉइंट है, अगर बच्चे के मन से अगर पूरी तरह निकाल दिया जाएगा तो उसका मोटर डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा, और अगर भय रखा जाएगा तो उसका मोटर डेवलपमेंट उतना ही धीरे से, और हो भी सकता है कि एक पॉइंट पे आके उसका जो डेवलपमेंट है वह पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। बीमारी में दो तो पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यदि बीमारी परमानेंट है बच्चे को, और यदि बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है बच्चे को। पहले पॉइंट में क्या है कि बच्चे को कोई शारीरिक कमजोरी, कोई विकलांगता है, ठीक है। अगर विकलांगता है तो उसमें मोटर डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का नहीं हो पाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर यदि न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, वातावरण के कारण या कोई पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बच्चा बार बार रिपीटेडली महीने में एक बार, महीने में 2 बार बीमार पड़ रहा है, चूंकि वो बीमार पड़ रहा है, उसको दवाएं जा रही हैं, उसको न्यूट्रिशन पूरे अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है, तो इस बीमारी के कारण से बच्चे में मोटर डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उसका जो मोटर डेवलपमेंट का जो लेवल बहुत स्पीडली चलना चाहिए वो उतना स्पीडली नहीं चल पाता है। ये कहा जाता है अक्सर कि बच्चा बीमार हो जाता है तो वह 15 दिन पीछे चला जाता है, ठीक है। ये पीछे चला जाने का क्या तात्पर्य हुआ? पीछे चला जाने का तात्पर्य यही होता है कि उसको जो सीख लेना चाहिए 15 दिन में वह सीखता नहीं है, और बीमारी के कारण जो कमजोरी शरीर के अंदर आ जाती है उस कारण से जो उसकी ग्रोथ होती है, जो उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, वह भी एक टाइम पर रुक जाता है, फिर उसको वापस से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बच्चे में बीमारी रहती है उतना ज़्यादा बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा धीरे होता है। प्रोत्साहन यदि आपको और हमको भी दिया जाए किसी बात में तो हम बड़े प्रोत्साहित होकर कार्य करने लग जाते हैं। ये तो शिशु है, तो शिशु को यदि चलने के लिए, बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, बच्चे आपसे और हमसे ज़्यादा समझते हैं, वो आँखों की भाषा भी समझते हैं, वो मुस्कुराहट भी समझते हैं, वो ज़्यादा आपको बिना बोली जो भाषा है वो ज़्यादा समझते हैं। तो अगर बच्चे को, अगर छोटे से बच्चे को, अगर बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, मदर उसकी क्लैप कर रही तो उसको प्रोत्साहन मिल रहा है कि वह चले और वो थोड़ा सा और चले। मदर क्या करती, जनरली बच्चा चलने लग जाता है तो थोड़ा सा पीछे की तरफ कदम उठा लेती। पीछे की कदम उठाने का मतलब होता है और उसको प्रोत्साहित करी, आजा बेटा आजा बेटा, तो उसको क्या प्रोत्साहन मिल रहा है कि वह माँ की तरफ आगे बढ़े, और मदर उसको स्माइल कर रही है या मदर उसके लिए क्लैपिंग कर रही है। चूंकि मदर उसके लिए क्लैपिंग कर रही है तो उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। जैसे जैसे प्रोत्साहन मिलेगा बच्चा अच्छे तरीके से चलना चालू कर देगा। सेम बात करते हैं हम जब बच्चा थोड़ी सी उम्र का ज़्यादा हो जाता है, यदि उसमें ये कहा जाता है कि आपने बैट बॉल खेला, भले ही बच्चे उस लेवल तक नहीं, एक्सेप्टेड लेवल तक नहीं खेल पाए, परंतु यदि उसे बोला जाए आपने बैट बॉल बहुत अच्छा खेला, तो बच्चा उसके बॉल को, बैट को पकड़ने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करेगा, बॉल को पकड़ने की बहुत अच्छी तरह कोशिश करेगा। तो वो जितना ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से मोटर डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने का अवसर। कला, ये जो मोटर डेवलपमेंट है एक तरह की कला है,
है ना। और इस कला को जितना सीखने को दिया जाएगा उतना अच्छा बच्चा सीखेगा और उसका उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें, कोई बच्चा यदि किसी बच्चे में क्रिकेट भी खेल सकता है, यदि कोई बच्चा बैडमिंटन भी खेल सकता है, कोई बच्चा फुटबॉल भी खेल सकता है, कहने का मतलब जितने भी इंडोर आउटडोर गेम्स हैं उन सब तरीके गेम में एक्सपर्ट है, उसको यह बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, आपको यह गेम खेलना है। 10 मिनट उसने फुटबॉल खेला, 10 मिनट उसने क्रिकेट खेला, 10 मिनट उसने बैडमिंटन खेला, फिर वो 10 मिनट इंक्रीज होते होते 20 हो गए, फिर आधा घंटा हो गया, फिर 1 घंटा हो गया। तो ये जो सीखने का जो उसका अवसर है ना, क्योंकि उसको सीखने का अवसर ज़्यादा मिला तो उसकी कौशलता ज़्यादा बढ़ी, उसका मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखें, यदि बच्चे को सीखने का अवसर बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो उसका जब सीखने का अवसर नहीं मिला तो वो किस तरीके से सीखेगा। जब बच्चे में डेवलप तो हो चुका है, बच्चा मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है कि वह सुई धागा से अपने कपड़े सिल ले, परंतु उसको सिखाने वाला कोई भी नहीं रहेगा तो कभी भी उसका डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो जितने ज़्यादा सीखने के अवसर होते हैं उतने ज़्यादा बच्चे का मोटर डेवलपमेंट अच्छा होता है। निपुणता की अपेक्षा, जहाँ निपुणता की बहुत अपेक्षा की जाती है वहाँ मोटर डेवलपमेंट कम हो जाता है। यदि बच्चा साल भर में सीख रहा है चलना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा कई बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं तो कई बच्चे देर से करना सीखते हैं। अक्सर ये कंपैरिजन हो जाता है कि ये बच्चा 8 महीने में चलना सीखा तो ये बच्चा 8 महीने में, मेरा बच्चा 8 महीने में चलना क्यों नहीं सीख रहा। ये डिपेंड है ना। 8 महीने में फॉर एन एग्जाम्पल 9 महीने, 8 महीने तो नहीं चलना सीख पाता, 9 महीने में यदि मेरा बच्चा, इसका बच्चा चलना सीख गया तो मेरा बच्चा 9 महीने में चलना क्यों नहीं सीखता। हो सकता है आपका बच्चा जो क्वालिटी लेकर आया वो उसके बच्चे में नहीं होती है, परंतु माँ ये चाहेगी या जो फैमिली है वो चाह रही कि नहीं उसने इस टाइम तक सीख लिया तो मुझे भी इस टाइम तक सिखाना है। इसके लिए बच्चे को ज़बरदस्ती किसी तरीके से फोर्स करके चलाना सिखाए, बच्चे की इच्छा हो, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो, उसका मसल्स इतनी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं तो भी बच्चे को चलाना सिखा देते हैं, तो उसमें निपुणता कई बार परिपक्वता के बिना ही सिखाने की कोशिश करी जाती है। तो चूंकि परिपक्वता के बिना ही सिखाने की कोशिश की जाती है तो जो मोटर डेवलपमेंट होता है वह डिक्रीज होता है। बच्चा सीखने की वजह क्या होता है, डिक्रीज लेवल पर जाता है, उसके मन में भय बैठ जाता है और वह सीख नहीं पाता है। बच्चे को पता है कि उसका कौन चलना नहीं पसंद करेगा, परंतु क्या होता है कि बच्चे का परिपक्वता नहीं हो पाती है, मसल्स इतनी मैच्योर नहीं हो पाती है कि हो सकता है 1 महीने बाद मसल्स मैच्योर हो जाए और चलना सीख जाए। तो ये एक पेशेंस का काम होता है कि निपुणता की अपेक्षा उसकी उम्र के साथ में की जाती है। अगर उम्र के साथ में निपुणता की अपेक्षा की जाएगी तो ही मोटर डेवलपमेंट अच्छा हो सकेगा। अच्छा, एक बात और होती है इसमें कि निपुणता ये नहीं होती कि हमें परफेक्ट हर काम हो सकता है। कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, ये बात इंसान को समझ लेनी चाहिए। जितनी जल्दी वो समझ जाता है कि निपुणता हर व्यक्ति में नहीं हो पाती है। हो सकता है एक व्यक्ति एक कार्य में निपुण हो, दूसरा व्यक्ति दूसरे कार्य में निपुण हो, तो निपुणता की अपेक्षा यदि कम की जाएगी तो मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है संवेगात्मक तनाव। संवेदनात्मक तनाव में बच्चे यदि किसी भी तरह का किसी प्रेशर है उसके ऊपर तो वह उस कार्य में निपुण नहीं हो सकता, उसका मोटर डेवलपमेंट किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। संवेगात्मक तनाव का डायरेक्ट असर शरीर की मांसपेशियों पे पड़ता है, शरीर पे पड़ता है, और चूंकि उसका डायरेक्ट असर शरीर पे पड़ता है तो डेवलपमेंट रुक जाता है। कहीं भी अगर इमोशनली व्यक्ति हर्ट है या इमोशनली साउंड नहीं है, इमोशनली वीक है, तो संवेगात्मक तनाव में है व्यक्ति, संवेगात्मक तनाव में होने के कारण उसका शारीरिक विकास वहीं पे रुक जाता है। इसीलिए बच्चों को हमेशा स्ट्रेस फ्री रखा जाता है उन्हें, ताकि उनका हर तरीके से विकास हो सकता है। अभ्यास, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आगे हमें सीखने का अवसर मिला तो हमने उस चीज़ की बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस मीन्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल, जब हम एक चीज़ की बहुत बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट उतना अच्छा होता है। तो आपको यह देखना है कि हमें बच्चे का मोटर डेवलपमेंट कराना है तो हमें उससे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि यह बच्चा इस समय तक इसको यह आ जाना चाहिए।
हो सकता है वो चीज़ जल्दी भी सीख जाए, हो सकता है वह जल्दी लेट भी सीख सके। मेरे बच्चे ने इस समय में इस उम्र तक चलना सीख लिया था, तो मेरे दूसरे बच्चे ने ऐसा क्यों नहीं किया? हो सकता है उस वो जो सेकंड बच्चा है उसने उस कुछ और चीज़ सीख ली हो। तो ये थोड़ा बहुत पेशेंस रखना चाहिए। मोटर डेवलपमेंट नो डाउट थोड़ा बहुत फिक्स होते हैं कि हाँ इस उम्र तक बच्चा सीख लेता है ना। जैसे चलना है वो 11 महीने तक बच्चे को सीख लेना चाहिए, नहीं सीखता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको दिखाना चाहिए, परंतु उसे किसी भी तरह का फोर्स नहीं करना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे पे अगर दबाव पड़ता है तो उसका डेवलपमेंट निश्चित रूप से रुक जाता है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मोटर डेवलपमेंट जो होता है वह ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसे हम कोशिश करने के बाद सीख सकते हैं, अभ्यास के बाद उसमें परफेक्ट हो सकते हैं, परंतु उसके लिए मसल्स की परिपक्वता को और लाना बहुत ज़रूरी होता है।